3 आईएफएस अधिकारियों की पीएमओ में नियुक्ति की। तो 1988 बैच के दीपक मित्तल की ओएसडी के रूप में नियुक्ति हुई है। इससे पहले अप्रैल 2020 से कतर में भारत के राजदूत थे दीपक मित्तल। विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं मित्तल। 2014 से 2016 तक प्रधानमंत्री कार्यकाल में भी दी थी सेवाएं। आईएफएस विपिन कुमार की 3 साल के कार्यकाल के लिए उप सचिव के रूप में नियुक्ति हुई है। वहीं 2014 बैच की आईएफएस निधि तिवारी को अवर सचिव के रूप में तैनात किया गया है। तो वहीं पीएमओ में संयुक्त सचिव आईएफएस रुद्र गौरव श्रेष्ठ के कार्यकाल में विस्तार हुआ है। 9 फरवरी 2023 से 2 महीने की अवधि के लिए मिला है एक्सटेंशन। तो ये तमाम अहम बदलाव जिनके बारे में जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो 3 आईएफएस अधिकारियों की पीएमओ में नियुक्ति हुई है। 1988 बैच के दीपक मित्तल की ओएसडी के रूप में नियुक्ति हुई है। इससे पहले अप्रैल 2020 से कतर में भारत के राजदूत थे दीपक मित्तल। विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी भी वो रह चुके हैं। 2014 से 2016 तक प्रधानमंत्री कार्यकाल में भी दी थी उन्होंने सेवाएं। आईएफएस विपिन कुमार की 3 साल के कार्यकाल के लिए उप सचिव के रूप में नियुक्ति हुई है। वहीं 2014 बैच की आईएफएस निधि तिवारी को अवर सचिव के रूप में तैनात किया गया है। पीएमओ में संयुक्त सचिव आईएफएस रुद्र गौरव श्रेष्ठ के कार्यकाल में विस्तार किया गया है। 9 फरवरी 2023 से 2 महीने की अवधि के लिए उन्हें एक्सटेंशन मिला है। कल संविधान दिवस है। अतुल्य विरासत को जारी रखने का संकल्प लेने का मौका है। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का संदेश। भारतीय संविधान के मूल्य विश्व के लिए भी बेहद उपयोगी है। संविधान दिवस हमारे विचारों, दृष्टि और कार्यों में संवैधानिक मूल्यों को समाहित करने और उत्प्रेरक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एक उपयुक्त अवसर है। मोदी सरकार ने 2015 में 26 नवंबर को की थी संविधान दिवस मनाने की घोषणा। तो कल संविधान दिवस है और संविधान हर एक भारतीय के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में अतुल्य विरासत को जारी रखने का संकल्प लेने का मौका भी कल है। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का संदेश। भारतीय संविधान के मूल्य विश्व के लिए भी बेहद उपयोगी है। संविधान दिवस हमारे विचारों, दृष्टि और कार्यों में संवैधानिक मूल्यों को समाहित करने और उत्प्रेरक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एक उपयुक्त अवसर है। मोदी सरकार ने 2015 में 26 नवंबर को की थी संविधान दिवस मनाने की घोषणा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान। 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ियां हटेंगी। ये नीति सभी राज्यों की सरकारों को भेज दी गई है। नए नियमों को सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। इसके तहत 15 साल पुराने सरकारी वाहनों पर रोक रहेगी। तो कोशिश यही है, जिस तरीके से आम लोगों के लिए नियम लागू किए गए, तो वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह ऐलान किया है कि 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ियां हटेंगी। ये नीति सभी राज्यों की सरकारों को भेज दी गई है। नए नियमों को सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। इसके तहत 15 साल पुरानी सरकारी जो गाड़ियां हैं उन पर रोक रहेगी। हिंदुस्तान टाइम्स में ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंटरव्यू। अब कोविड से पहले की स्थिति में लौट रहा है विमानन कारोबार। इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक बहाल होने में लगता है समय। भारत में बंद होने के बजाय शुरू हो रही है नई विमानन सेवाएं। सरकार का छोटे शहरों को भी विमान सेवा से जोड़ने का लक्ष्य है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ऐसे में उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है। हिंदुस्तान टाइम्स में उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के माध्यम से ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अब कोविड से पहले की स्थिति में लौट रहा है विमानन कारोबार। इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक बहाल होने में लगता है समय। भारत में बंद होने के बजाय शुरू हो रही है नई विमानन सेवाएं। सरकार का छोटे शहरों को भी विमान सेवा से जोड़ने का लक्ष्य है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या चाय पर ममता और शुभेंदु में कम हुई है खटास? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आज ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को बुलाया चाय पर। तो वहीं विधानसभा में हुई दोनों के बीच चाय पर चर्चा। विधानसभा में पहली बार विपक्ष के नेता शुभेंदु और ममता के बीच बैठक हुई। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे शुभेंदु, और शुभेंदु ने इसका दोष मंड दिया था ममता बनर्जी पर। तो वहीं इसके बाद ही ममता बनर्जी ने शुभेंदु से चाय पर चर्चा की पेशकश की। बैठक में दोनों के बीच हुई राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा।
शुभेंदु अधिकारी जो ममता के काफी करीबी माने जाते थे और जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, हमने देखा बीजेपी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर वो नेता विपक्ष बने। तो ऐसे में आज जो बैठक हुई है उसको लेकर के कई अटकलें लगाई जा रही है, कई कयास लगाए जा रहे हैं और कहा यही जा रहा है और सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या चाय पर ममता और शुभेंदु में खटास कम हुई है, क्योंकि आज ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को चाय पर बुलाया। विधानसभा में हुई दोनों के बीच चाय पर चर्चा। विधानसभा में पहली बार विपक्ष के नेता शुभेंदु और ममता के बीच बैठक हुई। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भी शुभेंदु नहीं पहुंचे थे और शुभेंदु ने इसका पूरा दोष ममता बनर्जी पर मंड दिया था। इसके बाद ही ममता बनर्जी ने शुभेंदु से चाय पर चर्चा की पेशकश की और उसके बाद आज ये चर्चा हुई है। अब बात करेंगे गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला के विवादित बयान की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बेवकूफ बनाने के लिए राम मंदिर का निर्माण कराया। राम मंदिर बनने से क्या फर्क पड़ता है? क्या राम मंदिर बनने से किसी को नौकरी लगेगी, यानी कि नौकरी मिलेगी? तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर का मामला मार्केटिंग की चीज नहीं है। तो ये विवादित बयान गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला का। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बेवकूफ बनाने के लिए राम मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर बनने से क्या फर्क पड़ता है और ये सवाल उठाया कि क्या राम मंदिर बनने से किसी को नौकरी मिलेगी? राम मंदिर का मामला मार्केटिंग की चीज नहीं है। क्या एक उपचुनाव से दूर हो सकता है परिवार में मनमुटाव? ये बेहद गंभीर सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर दिखा इसका उदाहरण। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई थी मैनपुरी की सीट। मैनपुरी सीट जीतना सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। अखिलेश ने डिंपल को बनाया है प्रत्याशी, वहीं चाचा के पैर भी छुए। तो वहीं लंबे समय बाद एक मंच पर दिखे अखिलेश और शिवपाल। भाजपा ने सपा छोड़कर आए रघुराज सिंह शाक्य को टिकट दिया। मुलायम की सीट बचाने के लिए एकजुट हुआ पूरा यादव परिवार। तो एक सीट क्या यहाँ पर परिवार के बीच में जो मनमुटाव है उसे दूर कर सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उपचुनाव से परिवार के बीच चल रहे मनमुटाव को दूर होते ये तस्वीर सामने आई। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर दिखा है इसका उदाहरण। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई ये सीट। तो आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि ये जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला उत्तर प्रदेश में, उससे ये तो नजर आ ही रहा है कि किस तरीके से परिवार में मनमुटाव दूर हो रहा है। तो वहीं अगर हम बात करें आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज की, तो यहाँ पर अब कमिश्नरेट प्रणाली लागू। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय हुआ। इन 3 महानगरों में जल्द की जाएगी पुलिस कमिश्नर की तैनाती। इससे पहले नोएडा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में लागू की गई थी कमिश्नरेट प्रणाली। तीनों कमिश्नरेट में की जाएगी एडीजी रैंक के अधिकारियों की तैनाती। आईजी रैंक के अधिकारी जॉइंट कमिश्नर बन पाएंगे। तो यह अहम फैसला लिया गया है योगी कैबिनेट के द्वारा और इस फैसले के साथ आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में अब कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। इन 3 महानगरों में जल्द की जाएगी पुलिस कमिश्नर की तैनाती। इससे पहले नोएडा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में लागू की गई थी कमिश्नरेट प्रणाली। तीनों कमिश्नरेट में की जाएगी एडीजी रैंक के अधिकारियों की तैनाती। आईजी रैंक के अधिकारी जॉइंट कमिश्नर बन पाएंगे। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद नए सिरे से शुरू हो गया है। एकनाथ शिंदे और बसवराज बोम्मई के अपने अपने दावे हैं। कर्नाटक सीएम बोम्मई का सांगली के 40 गांवों पर दावा है, तो वहीं सोलापुर, अक्कलकोट को कर्नाटक में शामिल करने की मांग है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया था बयान। बेलगांव, कारवाड़, नियानी पर बताया था महाराष्ट्र का दावा। फडणवीस के बयान पर बोम्मई ने पेश किया कर्नाटक का दावा। तो एक बार फिर से ये जो फूट है वो सामने आती नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद नए सिरे से शुरू हो गया है। एकनाथ शिंदे और बसवराज बोम्मई के अपने अपने दावे हैं। कर्नाटक सीएम बोम्मई का सांगली के 40 गांवों पर दावा है, तो वहीं सोलापुर, अक्कलकोट को कर्नाटक में शामिल करने की मांग उठ रही है। तो वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया था बयान। बेलगांव, कारवाड़, निपानी पर बताया था महाराष्ट्र का दावा। फडणवीस के बयान पर बोम्मई ने पेश किया कर्नाटक का दावा। तो वहीं महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद पर सीटी रवि का दावा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है।
कर्नाटक के मराठी भाषी इलाकों पर महाराष्ट्र का दावा है। महाराष्ट्र के कन्नड़ भाषी इलाकों पर कर्नाटक का दावा है। दोनों क्षेत्र भारत में ही है। दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है। कोई विवाद नहीं है। पीओके को भारत में मिलाना भाजपा का लक्ष्य है। भाजपा के महासचिव है कर्नाटक के विधायक सीटी रवि। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा के प्रभारी है सीटी रवि। तो तमाम अहम जिम्मेदारियां उनके कंधों पर है। तो वहीं महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद पर उन्होंने टिप्पणी की है और ये दावा भी किया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है। कर्नाटक के मराठी भाषी इलाकों पर महाराष्ट्र का दावा है। महाराष्ट्र के कन्नड़ भाषी इलाकों पर कर्नाटक का दावा है। दोनों क्षेत्र भारत में ही है। दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है। तो कोई विवाद नहीं है। पीओके को भारत में मिलाना भाजपा का लक्ष्य है। भाजपा के महासचिव है कर्नाटक के विधायक है सीटी रवि। वहीं महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा के प्रभारी भी हैं सीटी रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की दिनचर्या अब आपको बताते हैं। मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मिलते हैं एमके स्टालिन। 21 नवंबर को मॉर्निंग वॉक के दौरान साथ थे मंत्री सुब्रमण्यम। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम से स्टालिन ने पूछा कि नई तमिल फिल्म कलगा थिलेवन की रिपोर्ट कैसी है। इस फिल्म में हीरो बने हैं स्टालिन के पुत्र उदयनिधि सुब्रमण्यम। ने कहा कि फिल्म अच्छी है, गाने भी बहुत अच्छे हैं, दर्शकों को बांध कर रखती है। नई फिल्म कलगा थिलेवन, इस बातचीत की वीडियो क्लिप जारी होने के बाद आलोचना हो रही है। लेकिन पिता अपने पुत्र के बारे में पूछे तो गलत कैसे। जैसे ये वीडियो क्लिप वायरल हुआ, ऐसे में लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हालांकि नेगेटिव प्रतिक्रियाएं इसको लेकर ज्यादा ही, पर ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि अगर पिता अपने पुत्र की प्रोग्रेस के बारे में कोई सवाल कर रहा है तो उसमें आलोचना कैसे। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की दिनचर्या के बारे में आपको बता रहे हैं। मॉर्निंग वॉक के दौरान वो लोगों से मिलते हैं, उनके मन की बात जानते हैं, उनकी नब्ज टटोलते हैं। वहीं 21 नवंबर को मॉर्निंग वॉक के दौरान उनके साथ थे मंत्री सुब्रमण्यम। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री हैं सुब्रमण्यम, और उन्होंने जब बातचीत का दौर शुरू किया तो उस दौरान सुब्रमण्यम से पूछा कि नई तमिल फिल्म कलगा थिलेवन की रिपोर्ट कैसी है। इस फिल्म में हीरो बने हैं स्टालिन के पुत्र उदयनिधि। तो ऐसे में सुब्रमण्यम ने कहा कि फिल्म अच्छी है, गाने भी बहुत अच्छे हैं, दर्शकों को बांध कर रखती है। नई फिल्म कलगा थिलेवन। तो वहीं इस बातचीत का वीडियो जारी हो गया और फिर इसकी आलोचना होने लगी। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि पिता अपने पुत्र के बारे में पूछे तो गलत कैसे। तो वहीं दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं है। चार्जशीट में नाम नहीं होने पर मनीष सिसोदिया का बयान, कहा घोटाले की मनोहर कहानियां लेकर छापेमारी की गई। 800 अधिकारी और 500 रेड भी की पर कुछ नहीं मिला। चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश रची गई। उपराज्यपाल और सीएस को हटाया जाए। फर्जी रिपोर्ट बनाने के लिए एलजी और सीएस को हटाएं। इतिहास का बहुत बड़ा घोटाला बनाने की कोशिश हुई। सत्येंद्र जैन भी इसी तरह निर्दोष साबित हुए। स्कूलों को बनाने में भी बदनाम किया जा रहा है। तो तमाम अहम टिप्पणियां की गई है, तमाम अहम बयान दिए गए हैं। तो दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं है। चार्जशीट में नाम नहीं होने पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि घोटाले की मनोहर कहानियां बनाई गई और छापेमारी की गई। 800 अधिकारी और 500 रेड में भी कुछ नहीं मिला। चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश रची गई। उपराज्यपाल और सीएस को हटाया जाए। फर्जी रिपोर्ट बनाने के लिए एलजी और सीएस को हटाएं। इतिहास का बहुत बड़ा घोटाला बनाने की कोशिश हुई। सत्येंद्र जैन भी इसी तरह निर्दोष साबित हुए। स्कूलों को बनाने में भी बदनाम किया जा रहा है। यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर को जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दी जमानत। ईडी ने 466 करोड़ 51 लाख रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया था गिरफ्तार। राणा पर पद का दुरुपयोग कर अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का आरोप है। वहीं राणा कपूर के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया था मुकदमा। मार्च 2022 में धोखाधड़ी आपराधिक षड्यंत्र के मामले में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। तो अपने आप में बेहद गंभीर ये पूरा मामला रहा था। हालांकि अब यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर को जमानत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ये जमानत दी है। ईडी ने 466 करोड़ 51 लाख रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। देश की 10 वर्षीय जनगणना जल्द शुरू होने के आसार है। पहले राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के कारण शुरू हुआ विवाद, उसके बाद कोविड महामारी के कारण रुक गई प्रक्रिया। अब फिर गृह मंत्रालय के सामने जनगणना कराने की चुनौती है। जनसंख्या के मामले में चीन से आगे निकलने वाला है भारत। अगले वर्ष शुरू हो सकती है जनगणना की कवायद।
तो पहले कोविड की वजह से, फिर कुछ विवादों की वजह से इस बार जनगणना में थोड़ा डिले हुआ है। तो देश की 10 वर्षीय जनगणना जल्द शुरू होने के हालांकि अब आसार नजर आ रहे हैं। पहले राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के कारण शुरू हुआ विवाद, उसके बाद कोविड महामारी के कारण रुक गई ये प्रक्रिया। अब फिर गृह मंत्रालय के सामने जनगणना कराने की चुनौती है। जनसंख्या के मामले में चीन से आगे निकलने वाला है भारत। अगले वर्ष शुरू हो सकती है जनगणना की कवायद। फोन पे कर सकता है जस्ट मनी का अधिग्रहण, 200 से 300 मिलियन डॉलर में हो सकती है डील। आगामी 2-3 हफ्ते में मसौदे को दिया जा सकता है अंतिम रूप। 2015 में स्थापित कंपनी जस्ट मनी अब तक पेयू, जिप, रिबिट कैपिटल, कोना कैपिटल, श्याओमी, ओमिडियार नेटवर्क, गोल्डमैन सैक्स सहित प्रमुख निवेशकों से जुटा चुकी है लगभग 140 मिलियन डॉलर। एक साल पूर्व 125 करोड़ 80 लाख से बढ़कर 398 करोड़ 80 लाख रुपए हो चुका है कंपनी का घाटा। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि फोन पे कर सकता है जस्ट मनी का अधिग्रहण, 200 से 300 मिलियन डॉलर में हो सकती है डील। आगामी 2-3 हफ्ते में मसौदे को दिया जा सकता है अंतिम रूप। 2015 में स्थापित कंपनी जस्ट मनी अब तक पेयू, जिप, रिबिट कैपिटल, कोना कैपिटल, श्याओमी, ओमिडियार नेटवर्क, गोल्डमैन सैक्स सहित प्रमुख निवेशकों से जुटा चुकी है लगभग 140 मिलियन डॉलर। एक साल पूर्व 125 करोड़ 80 लाख रुपए से बढ़कर 398 करोड़ 80 लाख रुपए हो चुका है कंपनी का घाटा। अब साल में एक ही बार कर पाएंगे श्रद्धालु चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा करने वालों का आधार कार्ड का रहेगा रिकॉर्ड। इसको लेकर धामी सरकार जल्द ही ले सकती है कोई बड़ा निर्णय। यदि नियम बना तो एक व्यक्ति साल में एक ही बार चार धाम यात्रा कर सकेगा। उत्तराखंड में बढ़ते श्रद्धालुओं को लेकर ये फैसला हो सकता है। इस बार चार धाम के दर्शन के लिए पहुंचे 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। पर्यावरण के लिहाज से भी इतने यात्रियों का एक जगह पहुंचना सही नहीं है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि विशेषज्ञों से बात करके एक ऐसा नियम बनाने पर चर्चा की जा रही है जिससे एक व्यक्ति साल में एक ही बार चार धाम की यात्रा कर सके। अगले साल की यात्रा शुरू होने से पहले इस पर फैसला कर लिया जाएगा। तो अगले साल की यात्रा शुरू होने से पहले कुछ नए नियम बनाए जाएंगे और उन्हीं नियमों को लेकर लगातार मंत्रणा का दौर चल रहा है, चर्चाओं का दौर चल रहा है। इस कड़ी में एक बड़ा फैसला यह आ सकता है कि अब साल में एक ही बार श्रद्धालु चार धाम यात्रा कर पाएंगे। चार धाम यात्रा करने वालों का आधार कार्ड का रिकॉर्ड रहेगा। इसको लेकर धामी सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। यदि नियम बना तो एक व्यक्ति साल में एक ही बार चार धाम यात्रा कर सकेगा। उत्तराखंड में बढ़ते श्रद्धालुओं को लेकर यह फैसला हो सकता है क्योंकि इस बार चार धाम के दर्शन के लिए पहुंचे लगभग 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। पर्यावरण के लिहाज से भी इतने यात्रियों का एक जगह पहुंचना सही नहीं है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि विशेषज्ञों से बात करके एक ऐसा नियम बनाने पर चर्चा की जा रही है जिससे एक व्यक्ति साल में एक ही बार चार धाम की यात्रा कर सके। निकाह पढ़ने के बाद दूल्हे ने मांगी बुलेट। विवाद के बाद बारात को बिना दुल्हन ही लौटना पड़ा। विवाद बढ़ने पर दूल्हा पक्ष ने बोला था लड़की वालों पर हमला। फरहान से तय हुई थी राघोगढ़ निवासी नूरजहां की शादी। निकाह पढ़ने के बाद लड़के की मां पिता ने की थी दहेज की डिमांड। मध्य प्रदेश के गुना जिले का ये पूरा मामला है। तो मध्य प्रदेश के गुना जिले का ये पूरा मामला जहां पर निकाह पढ़ने के बाद दूल्हे ने बुलेट की डिमांड कर डाली। विवाद के बाद बारात को बिना दुल्हन ही हालांकि लौटना पड़ा। विवाद बढ़ने पर दूल्हा पक्ष ने बोला था लड़की वालों पर हमला। फरहान से तय हुई थी राघोगढ़ निवासी नूरजहां की शादी। निकाह पढ़ने के बाद लड़के की मां पिता ने की थी दहेज की मांग। मध्य प्रदेश के गुना जिले का है ये पूरा मामला। तो मध्य प्रदेश के गुना जिले का ये पूरा मामला। तो मलेशिया की राजनीतिक उथल पुथल पर लगा है विराम। मलेशिया के नए पीएम बने हैं अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम 5 सालों में मलेशिया के 5वें प्रधानमंत्री बने हैं। लोकतंत्र के पैरोकार 75 वर्षीय अनवर इब्राहिम की वापसी हुई है। 1990 के दशक में रह चुके हैं देश के डिप्टी पीएम। विपक्ष के नेता के रूप में 2 बार जेल में रह चुके हैं इब्राहिम। अनवर इब्राहिम मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री नियुक्त हुए।